नमस्कार मित्रों, मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय हमारे YouTube चैनल टीचर सत्य प्रकाश पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 2 क्लास आप देख चुके होंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी तरह समझनी है तो आप पिछले जो दोनों क्लासें हैं, पिछले जो दोनों वीडियो हैं उनको अच्छी तरह देखें और समझें ताकि इस क्लास को समझने में आप लोगों के लिए आसानी रहे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की जो क्रिया विधि है वो कहाँ संपन्न होती है, यानी शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है। तो हमने देखा था कि पाचन की जो प्रक्रिया है मानव शरीर में आहार नाल नामक संरचना जो है उसमें होती है। आहार नाल की लंबाई की अगर हम बात करें तो वह 10 से 12 मीटर, लगभग 10 से 12 मीटर लंबी होती है। और आहार नाल को हमने 2 भागों में बांट के और उसके अंगों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो एक तरफ तो हमने लिखे थे भाग या अंग और एक तरफ लिखी थी हमने पाचक ग्रंथियां। तो हमने देखा था कि भाग या अंगों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से अंग थे, कौन कौन से भाग थे आहार नाल के। तो उनमें सबसे पहला अंग आता है मुख गुहा। इसके बाद में दूसरा अंग आता है ग्रसनी। तीसरा अंग आता है ग्रसिका। इसके बाद में आता है आमाशय। इसके बाद में आता है छोटी आंत। उसके बाद आती है बड़ी आंत और 7वें नंबर पर हमने देखा था अपेंडिक्स, जो अवशेषी अंग के रूप में मानव शरीर की जो आहार नाल होती है उसमें बड़ी आंत में या बड़ी आंत का जो भाग होता है उस पर अवशेषी अंग के रूप में व्यवस्थित रहती है। एक तरफ हमने पाचक ग्रंथियां देखी थी जिसमें लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत के बारे में हमने देखा था। तो मुख गुहा जो है यानी पहला भाग जो है वो हमारे चल रहा था और मुख गुहा को भी हमने 4 भागों में बांटा था। मुख गुहा को हमने 4 भागों में बांट के और उसके एक एक अंगों के अध्ययन हमने किए थे। तो मुख गुहा में सबसे पहले हमने देखा था दांतों के बारे में, दांत की संरचना के बारे में देखा था और दांतों के प्रकारों के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद में संरचना के आधार पर दांतों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद में हमने जीभ के बारे में बात की थी, यानी मुख गुहा का पहला अंग होता है दांत, दूसरा अंग होता है जीभ। तो दांत और जीभ के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है यवला, या इसको हम उवुला भी कहते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास आती है लार ग्रंथियां। तो दांत और जीभ के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यवला या उवुला और लार ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यवला या उवुला के बारे में कि उवुला क्या होता है और लार ग्रंथियां क्या होती है। तो देखते हैं यवला या उवुला। क्या है उवुला? यवला के बारे में जानने से पहले जो हमने सेकंड जो पढ़ा था जीभ, जीभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने नोट करके लिखवाए थे, जिनमें पहला नोट आप लिख चुके थे।
आपको पता चल चुका था कि जन्म से गूंगा जो व्यक्ति होता है उसके प्रमस्तिष्क में जो वाणी केंद्र होता है वो उपस्थित नहीं होता है। यानी कोई व्यक्ति जन्म से गूंगा है तो उसके प्रमस्तिष्क में क्या होता है, वाणी केंद्र होता है। और ये वाणी केंद्र जो होता है कैसा होता है, विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है। और इसके अविकसित होने के कारण जीभ के द्वारा वाणी उत्पन्न नहीं होती है। ये था पहला नोट। पहला नोट क्या है कि जन्म से गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता है। उसका कारण क्या है कि जन्म से गूंगे व्यक्ति के प्रमस्तिष्क में जो वाणी केंद्र उपस्थित होता है, उपस्थित तो होता है लेकिन कैसा रहता है, वह अविकसित रहता है। और इस अविकसित वाणी केंद्र के कारण जीभ से आवाज या ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब दूसरा नोट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नोट आप लिख सकते हैं कि मेंढक व छिपकली की जो जीभ होती है ये क्या होती है, कीटों का भक्षण करने में काम आती है। मेंढक और छिपकली की जो जीभ होती है वह कीटों का भक्षण करने में काम आती है। तीसरा जो तथ्य है या तीसरा जो नोट है जीभ से संबंधित वो ये है कि गाय, भैंस और ऊंट की जीभ कैसी होती है, खुरदरी होती है। गाय, भैंस व ऊंट की जीभ कैसी होती है, खुरदरी होती है। खुरदरी क्यों होती है कि इनके शरीर पर क्या आ जाते हैं, रोवें आ जाती है। तो शरीर पर रोवों को साफ करने के लिए इनकी जीभ पर क्या होती है, खुरदरी यानी कांटे नुमा संरचनाएं होती है जो शरीर पर रोगों को साफ करने में काम आती है। इस प्रकार जीभ से संबंधित ये 3 नोट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और जन्म से गूंगा व्यक्ति, जैसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, जन्म से गूंगे व्यक्ति में प्रमस्तिष्क होता है विकसित, अविकसित, उपस्थित, अनुपस्थित। तो उपस्थित तो होता है, अनुपस्थित हम लिख ही नहीं सकते। उपस्थित होता है लेकिन प्रमस्तिष्क में जो वाणी केंद्र होता है कैसा होता है, वो अविकसित होता है, यानी वह विकसित नहीं होता है। इसलिए जीभ से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। पूछा जा सकता है छिपकली की जीभ का कार्य क्या होता है, या छिपकली में जीभ मुख्यतः क्या कार्य करती है, तो कीटों का भक्षण करती है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गाय, भैंस या ऊंट, पूछा जा सकता है कि गाय की जीभ खुरदरी होती है क्यों, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गाय की जीभ खुरदरी होती है उसका क्या कारण है। तो खुरदरी इसलिए होती है कि उनके शरीर पर जो रोवे आ जाते हैं उनको साफ करने में ये काम आती है। इस प्रकार ये 3 तथ्य जो हैं जीभ से संबंधित आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यवला या ओवुला के बारे में। अब बात करते हैं मुख गुहा का जो तीसरा भाग है यवला या ओवुला के बारे में। क्या होता है यवला, किनसे मिलकर बना होता है, कैसी इसकी संरचना होती है। तो तीसरा भाग जो है वो है यवला, या हम इसको ओवुला भी कह देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपने मुंह को, आप लोग भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम मुंह को जोर से खोलते हैं
या पूरा मुंह को खोलते हैं तो हमारे कंठ में एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना ऐसी लटकी हुई दिखाई देती है। तो वो ही क्या है, ये यवला या ओवुला है। तो ओवुला के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये मांसपेशियों से निर्मित संरचना होती है। यह मांसपेशियों से निर्मित संरचना होती है। यवला जो है किनसे मिलकर बना होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अगर इसके कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य होता है भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में भेजना। जो मुख्य कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये काम करता है भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में भेजना। भोजन को मुख गुहा से कहाँ भेजेगा, ग्रसनी में भेजेगा। तो यवला या ओवुला का जो मुख्य कार्य है वो क्या हो गया, भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में भेजने का। यवला का आकार जो होता है वो जब बढ़ जाता है तो हमें खर्राटे आने लग जाते हैं। यानी देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग खर्राटे ज्यादा करते हैं सोते समय, तो यवला का आकार बढ़ने पर व्यक्ति क्या करते हैं, खर्राटे लेने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे यवला का आकार बढ़ेगा तो यवला का आकार बढ़ने पर जो मुख है कैसा रहेगा, खुला रहेगा, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो हमें श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो यवला का आकार बढ़ने पर मुख खुला रहेगा और खुला रहने से शरीर के अंदर की जो गैस है मुख से बाहर आएगी, और मुख से जैसे ही बाहर आएगी तो हमारा जो यवला है, यवला हमारे तालू से टकराएगा, और तालू से टकराने पर, तालू से टकराते ही खर्राटे उत्पन्न होते हैं। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है या आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम या कोई भी व्यक्ति खर्राटे ले रहा है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि उस व्यक्ति के यवला का आकार बढ़ गया है, जिससे वह जब सोता है तो उसका मुख खुला रहता है, और मुख खुला रहेगा तो शरीर के अंदर की जो गैस है वो मुख के द्वारा, माउथ के थ्रू बाहर निकलेगी, और जैसे ही मुख के द्वारा बाहर निकलेगी तो हमारा यवला जो है तालू से टकराएगा, और तालू से टकराते ही क्या होते हैं, खर्राटे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये जानकारी होती है यवला के बारे में कि यवला मांसपेशियों से निर्मित संरचना है और इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में भेजना है। यवला का आकार बढ़ने पर खर्राटे आते हैं, और वह व्यक्ति जब सोता है तो उसका मुख खुला रहता है, अंदर की गैस मुख के थ्रू बाहर निकलती है, और जैसे ही मुख के थ्रू बाहर निकलती है तो यवला तालू से टकराता है, और जैसे ही यवला तालू से टकराता है तो खर्राटे उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में आता है चौथा, जो चौथा भाग है मुख गुहा का, वो क्या है, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, सलाइवर ग्लैंड जो है वो चौथा और अंतिम भाग है किसका, मुख गुहा का। तो मानव में अगर लार ग्रंथियों की बात करें तो मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। कौन कौन सी होती है, तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो मुख्य जानकारी है वो, सबसे पहली ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि को हम कर्णमूल ग्रंथि भी कहते हैं। कर्णमूल लार ग्रंथि यानी हमारे कान के पास वाला जो हिस्सा है
यहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है, यानी कर्ण के मूल में, कर्ण कान जो है उसकी जड़ में ये पाई जाती है, इसलिए इसको कर्णमूल ग्रंथि या पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं। पेरोटिड ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यह सबसे लंबी लार ग्रंथि है। पेरोटिड ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये सबसे लंबी, या हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी या सबसे लंबी लार ग्रंथि है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर इसकी होती है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर पेरोटिड ग्रंथि के वजन की हम बात करें तो इसका वजन लगभग 30 ग्राम होता है। कर्णमूल जो ग्रंथि है इसका वजन 30 ग्राम के लगभग होता है और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और लगभग जो हमारे मुख में जो लार स्रावित होती है उसका लगभग 20% लार उत्पादित करती है। 20% लार ये उत्पादित करती है। और कर्णमूल ग्रंथि द्वारा जो लार उत्पादित की जाती है उसको हम सीरमी तरल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सीरमी तरल कह सकते हैं, या हम उसको सीरस भी कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए, लार ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि, जिसको कान के निचले वाले या कान के जड़ वाले हिस्से में व्यवस्थित होने के कारण कर्णमूल ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे लंबी लार ग्रंथि है या सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसके वजन की अगर हम बात करें तो लगभग 30 ग्राम इसका वजन होता है। और मुख में जो लार बनती है उसका 20% लार का उत्पादन कौन करती है? पेरोटिड ग्रंथि करती है। और ये जो श्लेष्मा स्रावित करती है उसको हम सीरस कहते हैं। इसके बाद में आती है दूसरी ग्रंथि, जिसको हम लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। दूसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है लिंगुअल ग्रंथि। ये भी एक जोड़ी होती है। कर्णमूल ग्रंथि जो है ये भी ध्यान रखना एक जोड़ी होती है। यहां लिख देता हूं मैं, एक जोड़ी। और लिंगुअल ग्रंथि जो है ये भी कैसी होती है, कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। इसको हम अधोजिह्वा ग्रंथि भी कहते हैं। अधोजिह्वा ग्रंथि कितनी होती है? एक जोड़ी। मानव में दूसरी प्रकार की जो लार ग्रंथि है वो है लिंगुअल ग्रंथि या अधोजिह्वा ग्रंथि, एक जोड़ी होती है। और इसकी स्थिति की हम बात करें तो ये कैसी होती है? तीनों लार ग्रंथियों में सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। लिंगुअल ग्रंथि या अधोजिह्वा ग्रंथि जो होती है ये तीनों लार ग्रंथियों में से सबसे छोटी होती है और लगभग 5% लार स्रावित करती है, या 5% लार का उत्पादन ये करती है। और इसका जो श्लेष्मा होता है या जल होता है तो इसमें 98% तक तो क्या होता है? जल होता है, प्लस 2% क्या होता है? श्लेष्मा होता है। और इसके साथ ही इसमें क्या होता है? टाइलिन नामक जो एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, वो टाइलिन एंजाइम भी इसी ग्रंथि में या जो अधोजिह्वा ग्रंथि है इसमें पाया जाता है। इसके बाद तीसरी लार ग्रंथि आती है सबमेंडिबल ग्रंथि।
सब मेंडिबल ग्रंथि। सब मेंडिबल ग्रंथि का दूसरा नाम है अधोजंभ। अधोजंभ नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों जबड़ों का जो संधि स्थल होता है वहां पर यह पाई जाती है, और यह भी एक जोड़ी ही होती है। एक जोड़ी होती है दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर स्थित होती है। दोनों जबड़ों के संधि स्थल यानी दोनों जबड़े जहां पर जुड़ते हैं वहां पर ये स्थित होती है, और लगभग 65 से 70% लार का ये उत्पादन करती है। लगभग 65 से 70% लार का उत्पादन या 65 से 70% लार ये उत्पादित करती है। ये जो होती है सीरस व बलगम ग्रंथि का मिश्रण होती है। ध्यान दीजिए, सीरस प्लस बलगम ग्रंथि जो होती है उन दोनों का मिश्रण इसमें होता है। इस प्रकार 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं उनके बारे में हमने बात की। हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं से भी इनमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो हमें यह तो पता रहता है कि हमारे मुख में या मानव के मुख में, मुख गुहा में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, कर्णमूल, अधोजिह्वा, अधोजंभ, या हम कह सकते हैं पेरोटिड, लिंगुअल और सबमेंडिबल। लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह कौन सी है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पेरोटिड ग्रंथि, जो हमारे कान के मूल वाले हिस्से में पाई जाती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन और लार का उत्पादन जो होता है कितना होता है, उन सब के बारे में हम जान चुके हैं। मुख्य बात आती है यहाँ पर लिंगुअल ग्रंथि वाले में। आप लोगों से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम कौन सी लार ग्रंथि से उत्पादित होता है, या लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम किस लार ग्रंथि द्वारा उत्पादित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है या निर्मित किया जाता है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि लिंगुअल ग्रंथि जो है उसको अधोजिह्वा ग्रंथि भी हम कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी ये पाई जाती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, 5% लार का उत्पादन ये करती है, और इसकी लार में 98% जल होता है, 2% श्लेष्मा होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि लिंगुअल ग्रंथि या अधोजिह्वा ग्रंथि जो है इसके द्वारा ही टाइलिन एंजाइम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पर आती है सबमेंडिबल ग्रंथि, जिसको हम अधोजंभ ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी एक जोड़ी होती है। अब देखो, अधोजंभ का मतलब है कि दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर, यहाँ पर दोनों जबड़े जहां पर जुड़ रहे हैं वहां पर सबमेंडिबल ग्रंथि पाई जाती है, और ये कुल लार का लगभग 65 से 70% लार उत्पादित करती है। इसकी बात अगर हम करें तो इसमें सीरस और बलगम ग्रंथि का क्या होती है, मिश्रण होती है। अब बात करेंगे हम लार ग्रंथियों का जो काम है वो क्या है हमारे शरीर में। लार ग्रंथियों के 3 प्रकारों के बारे में हमने बात कर ली है, कर्णमूल, अधोजंभ और अधोजिह्वा। तीनों ग्रंथियों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी ग्रहण कर ली है। अब बात करेंगे कि जो लार ग्रंथि होती है या लार ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में क्या करती है। तो हमें पता है कि लार ग्रंथियां जो है लार का श्रावण करती है। क्या करती है? लार श्रावित करती है, लार का श्रावण करती है। और
यहां अगर हम बात करें लार की, तो लार में 98% तक क्या होता है, जल होता है, यानी पानी होता है, H2O जल होता है, और 1 से 2% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, टाइलिन एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के एंजाइम लार में होते हैं। एक होता है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन का दूसरा नाम है एमाइलेज। इसको हम एमाइलेज भी कह सकते हैं और टाइलिन भी कह सकते हैं। दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो इस प्रकार लार ग्रंथियों द्वारा जो लार स्रावित होती है उसमें 98% यानी 98% तक वाटर होता है और 1 से 2% तक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो वो 2 प्रकार के एंजाइम यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है टाइलिन, जिसको एमाइलेज भी कहते हैं, और दूसरा है लाइसोजाइम। अगर हम लार के पीएच की अगर हम बात करें तो लार का पीएच होता है 6.8। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि 6.8 अगर इसका पीएच है तो लार अम्ल में आएगी या क्षार में आएगी। तो हमें पता है कि लार की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीएच स्केल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 0, 7 और 14। 0 से 7 तक जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, और फिक्स 7 अगर किसी का पीएच मान आता है तो उसकी प्रकृति उदासीन हो जाती है, और 7 से 14 तक अगर किसी विलयन का पीएच है तो उसकी प्रकृति हो जाती है क्षारीय। इस प्रकार हम पीएच मान के आधार पर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम हैं, इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। अब हम लार में जो दोनों एंजाइम हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करते हैं। तो पहले टाइलिन या एमाइलेज के बारे में बात करते हैं कि टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो है हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। तो इसका कार्य की अगर हम बात करें तो उसको हम देखेंगे, जैसे चावल होता है तो उस चावल में क्या होता है भाई, स्टार्च होता है, और जैसे ही स्टार्च को हम खाते हैं या चावल को हम खाते हैं तो चावल में उपस्थित स्टार्च को ये जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है किसमें परिवर्तित करेगा, ये माल्टोज में परिवर्तित करेगा, माल्टोज में परिवर्तित करेगा। यानी हमने जो स्टार्च खाया चावल के रूप में, उसको ये जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है किसमें परिवर्तित करेगा, माल्टोज में परिवर्तित करेगा। और माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज भरपूर मात्रा में पाया जाता है गन्ने के रस में। स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और इसके अगर स्वाद की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है भाई, स्वादहीन होता है, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे हमारे घर में चावल बनते हैं और फीके चावल जब हम खाते हैं तो थोड़ी देर तक तो हमें फीके लगते हैं, यानी कैसे लगते हैं, वो स्वादहीन लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में यानी मुंह में हम चबाते हैं, चबाने पर क्या होता है, स्टार्च जो है लार में जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है स्टार्च को किसमें बदलेगा, माल्टोज में बदलेगा। और माल्टोज क्या है, एक शर्करा है, शुगर है। और शर्करा कैसी होती है, मीठी होती है। तो जैसे ही हम चावल को, फीके चावल को खाना स्टार्ट करते हैं तो हमें फीके लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो फीके चावल ही हमें मीठे लगते हैं।
क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में या लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है वो चावल में उपस्थित स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। और माल्टोस क्या है? एक शर्करा है जो भरपूर मात्रा में गन्ने के रस में पाई जाती है। तो जैसे ही इसको माल्टोस शर्करा में परिवर्तित करता है, हमें ये कैसे लगने लग जाते हैं? मीठे लगने लग जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है? तो ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है और वहां पे 4 एंजाइम आप लोगों को मिल सकते हैं। उनमें से टाइलिन या एमाइलेज वाला जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों के लिए सही होगा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य हमारे शरीर में वो करता है? इसको जानने से पहले अगर मान लीजिए आप लोगों को टाइलिन का पीएच पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखना, जो लार का पीएच है वो ही टाइलिन का पीएच होगा। कितना होगा? 6.8। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर लार का पीएच पूछे तो वो भी 6.8 होगा और टाइलिन या एमाइलेज का पीएच पूछा जाए तो वो भी 6.8 होगा। क्योंकि टाइलिन या एमाइलेज के पीएच के कारण ही तो लार का पीएच 6.8 होता है। तो इन दोनों को आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ लार का पूछे तो भी 6.8 और टाइलिन का पूछे तो भी 6.8। लाइसोजाइम के कार्य की अगर हम बात करें तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है इसके क्या क्या कार्य हैं? ये भोजन के साथ, मान लीजिए हमने भोजन ग्रहण किया और भोजन के साथ कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले गए। सूक्ष्म जीव में मुख्यतः अगर हम बात करें तो वो है जीवाणु। मान लीजिए हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन में जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले गए, मुंह में चले गए, तो ये क्या करता है? ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है इस जीवाणु की सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को क्या कर देता है? गला देता है। कोशिका भित्ति को ये गला देता है और इसको गलाने से ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि लाइसोजाइम का कार्य क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन के द्वारा या भोजन के साथ हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है तो लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की सेल वॉल या कोशिका भित्ति को गला देता है, जिससे वह जीवाणु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो हमें पता होना चाहिए और आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि लाइसोजाइम जो एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये ध्यान रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया आंख में प्रवेश करता है, मान लीजिए कोई जीवाणु हमारी आंख में चला गया तो हमारे तुरंत आंसू आएंगे और आंसू में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। ये आंसू इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को गला देंगे और जैसे ही सेल वॉल को गलाएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और देखें तो लाइसोजाइम हमारे थूक में पाया जाता है। मुख में जो थूक है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी हमारे चोट लग जाती है तो बड़े बुजुर्गों को कहते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह जब भी आप उठो तो तुरंत उठते ही मुंह से थूक निकाल के उसके ऊपर लगा लो, क्योंकि थूक में क्या है? लाइसोजाइम है। अगर कोई चोट लग गई तो इस चोट लगने वाले स्थान पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं और इन बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन गलाएगा? लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को गलाएगा और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें
पता होना चाहिए कि थूक में भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और बात करें हम गौमूत्र जो होता है उसमें भी, गौमूत्र में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। इसीलिए तो जब कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम आप लोगों के घर में होता है तो विद्वान लोग जो होते हैं गौमूत्र का छिड़काव करने के लिए कहते हैं। तो गौमूत्र में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और घर में मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, तो उस जीवाणु की जो सेल वाल है उसको ये लाइसोजाइम, गौमूत्र में उपस्थित लाइसोजाइम नष्ट कर देगा। और जैसे ही सेल वाल को गलाएगा जीवाणु भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार टाइलिन और लाइसोजाइम के बारे में कंप्लीट बात होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम मुख गुहा में भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसे बोलस कहते हैं। तो ध्यान रखना, मुख गुहा में जो भोजन होता है उस भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। कई बार ये कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है, मुख गुहा में भोजन को कहते हैं, और वहां पर आप लोगों को पता रहता है कि बोलस जैसा नाम आप सुनते ही नहीं है, तो कहां से बोलस को सही करोगे। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये भी मैं बता देता हूं कि बोलस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम मुख गुहा में भोजन को घुमाते हैं तो एक लुगदी बन जाती है, गोल बोल के समान बन जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो लार ग्रंथि को एक बार और देखते हैं। लार ग्रंथियां क्या करती है, लार स्रावित करती है, जिसमें 98% तो वाटर होता है, 1 से 2% एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन कौन से हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। इनके पीएच की अगर हम बात करें तो लार ग्रंथि का पूछे या टाइलिन या एमाइलेज का पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6.8 ही होता है। टाइलिन एंजाइम के कार्य की अगर हम बात करें तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, और माल्टोज गन्ने के रस में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। स्टार्च जो होता है एक पॉलीसेकेराइड है जो कैसा होता है, स्वादहीन होता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या है कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ कोई जीवाणु सूक्ष्म जीव ग्रहण कर गया तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति या सेल वॉल को गला देता है, और गला करके क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया मुख में ही नष्ट हो जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद देखते हैं लाइसोजाइम आंसुओं में पाया जाता है। जैसे ही हम कहीं जा रहे हैं, कोई बैक्टीरिया या कोई कीट, छोटा जीव हमारी आंख में चला गया, तुरंत हमारे आंसू आते हैं। आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि आंसुओं में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को गलाकर उसको नष्ट कर देता है। थूक में भी लाइसोजाइम पाया जाता है और गौमूत्र में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। इस प्रकार मानव पाचन तंत्र का जो आहार नाल था, आहार नाल का पहला भाग जो था मुख गुहा वाला, वो होता है कंप्लीट। मुख गुहा के बाद में अगला जो पार्ट आता है ग्रसनी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रसनी के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसको भी आप लोग जरूर दबाएं। कुछ मित्र कहते हैं कि जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो तो हमें पता नहीं चलता, हमें पता कैसे चले, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, और घंटी के बटन को दबाने के बाद में ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि कब वीडियो अपलोड होता है। तो इस प्रकार पाचन तंत्र में आहार नाल का जो पहला भाग है मुख गुहा, वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में ग्रसनी के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक का जो मटेरियल मैंने आप लोगों को प्रदान किया वो बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसका एक ही कारण है कि आप लोगों ने पिछले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए वो नहीं देखे हैं। तो उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिए, और दोनों वीडियो को देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक पर आप क्लिक करके और वहां से सीधे उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आसानी से वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको वीडियो देखने में और भी आसानी रहेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।
नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा भाग है ग्रसनी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.